नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, भारतीय संविधान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर अधिनियम तक पढ़ लिया था। अब आगे के अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। 1858 के अधिनियम से 1947 के अधिनियम के बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारतीय व्यवस्था पर सीधे नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा जताई और इस अधिनियम को भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सीधे तौर पर शासन अच्छी तरह से स्थापित नहीं कर पाएगी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने सीधे नियंत्रण के लिए हाथ आजमाया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये थी कि भारत की गवर्नर जनरल के पद को बदलकर उसकी जगह पर भारत का वायसराय बना दिया। प्रथम भारतीय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उससे पहले भी अपने चर्चा की थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। 1833 के अधिनियम में जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर अब जो वायसराय है, जो प्रथम भारत वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाए गए बोर्ड और कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को खत्म कर दिया। भारत में एक राज्य सचिव का कार्यालय बनाया गया जो भारतीय प्रशासन पर पूरी तरह से नियंत्रण करेगा। क्या करेगा? भारतीय प्रशासन पर सीधे तौर पे क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। और भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की टीम भी बनाई गई। अब ब्रिटिश क्राउन के शासन में एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो कहाँ हुआ करतेगा? भारत में। उसके ऊपर 12 सचिव होंगे जो कहाँ हुआ करेंगे? ब्रिटेन में। और उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन सीधे नियंत्रण उस पर करेगा। मतलब भारत में गवर्नर जनरल, उसके ऊपर 12 सचिव और उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ करता था। 1858 के अधिनियम के बाद ब्रिटिश सरकार एक और अधिनियम लेके आई, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में मुख्य विशेषताएं ये थी कि वायसराय को अपनी विस्तारित परिषद के तहत कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसमें लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया गया जो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। उन्होंने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को सशक्त बनाकर विकेंद्रीकृत विधायी शक्तियाँ बनाई। क्या बनाई? विधायी शक्तियाँ। और विधान परिषद की सहमति के बिना और 6 महीना की वैधता के साथ आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के वायसराय को अधिकार दे दिया। मतलब विधान परिषद की सहमति के बिना और 6 महीने की वैधता के साथ कोई भी अध्यादेश बिना किसी पूछे, बिना किसी की सलाह लिए सीधे कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है वायसराय। इतनी बड़ी शक्ति देती है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आपने आंसर ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अपने ने आगे पढ़ा है कि विधान परिषद की सहमति के बिना और 6 महीने की वैधता के साथ आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के वायसराय को अधिकार को दी गई है। ये कब दी गई? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम।
1861 का भारत शासन अधिनियम एक बार शॉर्ट फॉर्म में, जिसको आसानी से अपने शॉर्ट नोट बना सकते हो। पहले ब्रिटेन क्राउन हुआ करता था, उसके नीचे एक भारत सचिव हुआ करता था, उनकी एक 15 सदस्य की टीम होगी और भारत में जो वायसराय होगा वो उस पर ब्रिटिश सरकार का सीधे उस पर नियंत्रण होगा। उन्होंने प्रांतीय विधान परिषद का निर्माण किया 1862 में बंगाल में, 1866 में उत्तरी पश्चिमी सीमा और 1887 में पंजाब में। उन्होंने वायसराय ने भारत में जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने 3 गैर सदस्य भारतीय चुने थे, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। लॉर्ड कैनिंग की एक तो पोर्टफोलियो रणनीति मान्यता दी गई। अब वायसराय को आपातकालीन में अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दे दी गई और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दे दी गई। मतलब वो बिना किसी से पूछे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, जो पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन 1892 के अधिनियम में यहाँ पर गैर अधिकारी सदस्यों में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया गया, फिर वो प्रांतीय क्षेत्र में हो, प्रांत में हो या फिर केंद्रीय क्षेत्र में हो। बजट पर चर्चा करके कार्य करने के सवालों को जवाब देकर विधान परिषद को सशक्त बनाया। अब क्या कर सकते, बजट पर चर्चा करके और कार्य करने के सवाल को जवाब देने का भी भारतीयों को परमिशन मिले। प्रांतीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसराय द्वारा केंद्रीय विधायी परिषद। प्रांतीय विधान परिषदों की सिफारिश पर वायसराय द्वारा केंद्रीय विधान परिषद, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिला बोर्ड की सिफारिश पर राज्यपालों द्वारा प्रांतीय विधान परिषद, नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदार और कक्षाओं पर सीधे विधान परिषद और प्रांतीय परिषद बनाने का फैसला किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 बहुत ही महत्वपूर्ण ये अधिनियम है। इसे मार्ले मिंटो अधिनियम के रूप में भी जानता जाता है। बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम के तहत जाना जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1919। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की 16 से बढ़कर 60 कर दी गई। अब केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या 16 थी उसको बढ़ाकर अब भारतीयों की संख्या कितनी कर दी, 60 कर दी। प्रांतीय विधान परिषद में भी संख्याओं में वृद्धि की, लेकिन समान रूप से नहीं। मतलब हर जगह हर प्रांत में एक जैसी परिषदों की संख्या की वृद्धि हुई ऐसा नहीं हो सका। दोनों स्तर पर विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव देने आदि का अधिकार दिया गया। मतलब एक तो केंद्रीय विधान परिषद में जहाँ 16 संख्या थी उसको बढ़ाकर 60 कर दिया। जो प्रांत के क्षेत्र थे उनकी भी संख्या जो परिषद में थी उनकी बढ़ाई गई। अब विधान परिषद के सदस्यों में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, अधिकार देके। वायसराय और राज्यपाल की कार्यकारी परिषदों के साथ भारतीय सहयोग के लिए प्रदान किया गया। अब यहाँ से एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन से थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था और उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई है। ये एक सबसे खराब शुरुआत थी जहाँ पे उन्होंने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की और उनके लिए एक अलग से वोट देने की निर्वाचक मंडल की भी शुरुआत की गई। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? तो हमने पहली लाइन में देखा था 1909 में। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जहाँ पे 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है, उसी तरह यहाँ पे
1919 के अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के तहत लाया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। इस 1919 के अधिनियम की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने केंद्र और प्रांत के विषय को अलग कर दिया। प्रांतीय विस्तार को स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषयों में विभाजित किया और स्थानांतरित विषयों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के मंत्रियों के साथ और राज्यपाल के आरक्षित विषयों को उनकी कार्यकारी परिषद के साथ शासित किया गया था। मतलब द्वैध शासन हो गया, एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ प्रांत। केंद्र का कार्य क्या था? कानून बनाना। कौन बनाता था? वायसराय बनाता था, गवर्नर जनरल या वायसराय बनाता था। दूसरी तरफ प्रांत थे, उनमें कार्य क्या था? कानून बनाना। कौन बनाता था? सिर्फ गवर्नर बनाता था। अब गवर्नर के दो क्षेत्र थे, एक आरक्षित क्षेत्र जो आय वाले विषय। कौन बनाता था? तो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के सदस्य। दूसरे हस्तांतरित व्यय मतलब व्यय वाले विषय जो प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य लागू कानून बनाने के लिए मदद करते थे। इसलिए दोनों में अलग व्यवस्था थी। प्रांत में भी अलग व्यवस्था थी और केंद्रीय में भी अलग व्यवस्था थी। मतलब केंद्र और प्रांत दोनों में अलग व्यवस्था थी। तो यहाँ से ऐसा पूछा जाता कि द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम। इसमें देश में द्विसदनीय जिसमें विधायिका में 2 सदन हो और प्रत्येक चुनाव पेश किए गए, मतलब सीधे। अब वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 में से 3 सदस्यों के लिए प्रावधान भारतीय होने थे। सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के लिए भी, मतलब 6 में से 3 सदस्य भारतीय थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात करती कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय के लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की भी स्थापना की गई। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत का अधिकार दिया गया। मतलब ऐसा माना जाता था कि जिसके पास संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर लोगों का चुनाव होगा कि कौन से लोग वोट कर सकते हैं। लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त नया कार्यालय बनाया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्र सेवा आयोग का गठन भी किया गया। केंद्रीय बजट से एक अलग बजट, प्रांतीय बजट, और अब बजट बनाने के लिए प्रांतीय विधानसभा को अधिकृत किया। इस अधिनियम का महत्व ये था कि ब्रिटिश सरकार में एक जिम्मेदार सरकार के प्रति अभिप्रेत था, लेकिन विधायिका के निर्वाचित सदस्यों की भूमिका केवल सलाहकार की थी। वायसराय ने केंद्र सरकार का नियंत्रण बनाए रखा। मतलब 6 में से जितने भी लोग जो बैठक में थे उनका सिर्फ विधायिका के निर्वाचन सदस्यों की सिर्फ सलाह देना था। उसमें पूरा का पूरा केंद्र पर नियंत्रण बनाने का काम कौन करता था? वायसराय करता था। बाद में जानते हैं कि 1919 के रॉलेट एक्ट पारित होने के साथ सरकार ने भारतीयों की आवाज़ को दबा दिया। उन्होंने सरकार को अधिकार दिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे की सजा सुनाए और अदालत को दोषी करार दे, क्योंकि इसने सरकार को अधिकार दिया कि वह किसी भी व्यक्ति की बिना मुकदमे की सजा सुनाए और अदालत को दोषी करार देवे। 1919 के रॉलेट एक्ट के बाद 10 साल के लिए 1927 में साइमन कमीशन शुरू किया, जिसका भारतीयों ने काफ़ी विरोध किया। 1835 का भारत सरकार अधिनियम, उसमें जानते हैं कि 1930 का साइमन कमीशन, 1930 का सवैकी अवज्ञा आंदोलन, 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन, 1931 का गांधी इरविन समझौता और 1932 का गांधी और अंबेडकर की मुलाकात। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या कहती है? प्रांतों और रियासतों को एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया: संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्धित सूची। और वायसराय को सभी शक्तियों का अवशिष्ट अधिकार प्राप्त था। ये ध्यान रखना कि केंद्र में कितनी सूचियाँ थी? 59,
प्रांत में कितनी थी? 54 और समवर्ती सूची में कितनी थी? 36। अब 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। जो 1919 में द्वैध शासन लगा था, 1935 में उसे प्रांतों में समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इसने प्रांतों में जिम्मेदारी सरकारों की शुरुआत की, जहाँ के राज्यपाल को प्रांतीय विधायकों की जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर काम करने की जरूरत थी। अब जहाँ प्रांतों को में जहाँ लगाया था 1919 में द्वैध शासन, अब 1935 में केंद्र में द्वैध शासन अपनाने के लिए प्रदान किया, ताकि संघीय विषयों को स्थानांतरण विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया जा सके। अब उन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। 11 में से 6 प्रांत हैं। कौन कौन से 6 प्रांत थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। उन्होंने अलग से महिला और श्रमिक वर्गों के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया। देश की मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए 1935 में आरबीआई की स्थापना की। संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की, मतलब सिविल सर्विसों की स्थापना की। संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। अधिनियम का न्याय तो भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, तो भारत के अधिकारों के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं हो सकी। गवर्नर जनरल की शक्तियाँ और प्रांतों में गवर्नर की शक्तियों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। सांप्रदायिक मतदान ने भारतीय समाज को और भी विभाजित किया, जिस तरह से प्रांतों में और केंद्र में बांट दिया था। और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के लिए मुस्लिम की मांगों के आधार पर भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसने विभाजन योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिकार योजना को तत्काल प्रभाव किया। भारत में ब्रिटिश सरकार शासन को बिल्कुल समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। इसी तरह 1847 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था। बराबर। तो अब यहाँ पे एक हमने छोटा सा क्वेश्चन भी ले आए हैं कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। परीक्षण दीजिए। तो जानती है कि 1919 का मार्ले मिंटो हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे थे, जहाँ पे उन्होंने क्या कि मुस्लिम प्रतिनिधियों को मामलों में विशेष रियायतें दी। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से जो निर्वाचन मंडल है उसकी स्थापना की। उन्होंने वोट देने के निर्वाचन को सीमित किया। तो बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से ऐसा हो पाया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।